ओके, तो आज जो हम पेपर स्टार्ट करने लगे हैं वो बेसिकली फरवरी मार्च 2020 का पेपर 2 है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, ग्रुप 2 मेटल्स फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन इन वाटर। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन की बात करें तो अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वो सॉल्यूशंस जो बेसिक हैं, यानी कि ग्रुप 2 मेटल्स जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो जो है अल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। तो इधर मैं आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन भी बताऊंगा, वो भी आप लोग नोट करते जाइएगा अपने साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये एक क्या है? मेटल ऑक्साइड है। और ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? MO। तो जब भी याद रखें, ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड्स जो है वाटर से रिएक्ट करेंगे तो उस रिएक्शन में हमेशा वो ग्रुप 2 मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करने पे हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। तो ये आपकी एक जनरल फॉर्मेट की इक्वेशन है जिसमें M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और स्पेसिफिकली किस मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रुप 2 के मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपका उन्होंने आपको कैल्शियम ऑक्साइड दिया है तो इट मींस कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? CaO plus H2O and here we will get CaOH twice। ये बात सबको क्लियर है? नेक्स्ट वो आपसे कह रहे हैं आइडेंटिफाई द आयन दैट कॉजेस एन एक्वस सॉल्यूशन टू बी अल्कलाइन। जी, आप में से कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कौन सा आयन अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, या किस आयन की प्रेजेंस होने की वजह से सॉल्यूशन अल्कलाइन कंसीडर किया जाता है? सर एच आयन, ओ नहीं, OH नेगेटिव आयंस। ये बात, OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाता है। इसी तरह अगर सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन है तो वो सॉल्यूशन को क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है। तो हियर यू विल जस्ट राइट OH नेगेटिव आयंस, इस तरह आप लिख दें, या फिर आप हाइड्रो ऑक्साइड आयंस लिख दें। दोनों बातें सही कंसीडर की जाएंगी, इधर आप फॉर्मूला लिखें या नेम लिखें। ठीक है, जी ये बात यहां तक क्लियर है सबको? जी सर। ओके, अब अगर आप इस नेक्स्ट पार्ट को देखें तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं आपसे? द टेबल शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, कुछ ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड्स का आपको मेल्टिंग पॉइंट शो किया जा रहा है। एक्सप्लेन द ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द ऑक्साइड्स डाउन द ग्रुप 2। ठीक है, तो इस ट्रेंड को आपने एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप देखें तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड हमें क्या नजर आ रहा है? इट इज डिक्रीजिंग। जी, ये डिक्रीज हो रहा है। इस बात की एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? यहाँ पे देखें, आपके पास सब में एक ऑक्साइड आयन है। फॉर एग्जाम्पल, इस ऑक्साइड आयन का साइज लेट सपोज ये है।
दूसरा आपके पास क्या है, ग्रुप 2 के मेटल्स का आयंस है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, अगर आप रिकॉल करें या आप पीरियोडिक टेबल देखें तो मैग्नीशियम इज इन पीरियड 3, ये पीरियड 4 में है, ये पीरियड 5 में है, ये पीरियड 6 में है। यानी कि मैं इस बात से ये बात कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर लेट्स अज्यूम मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन का साइज ये है, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन का साइज इससे बड़ा होगा, और स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन का साइज उससे और बड़ा होगा, और बेरियम 2 पॉजिटिव आयन का साइज और ज्यादा बड़ा होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है जी? यस सर। ठीक है, तो सबका चार्ज क्या है, सबका चार्ज सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कमेंट कर सकते हैं, चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि सेम चार्ज ग्रेटर वॉल्यूम या ग्रेटर एरिया ऑक्युपाई कर रहा है। जी, ये पॉइंट क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है, जी, ये अगर इनका पीरियड नीचे जा रहा है तो इनका एक शेल भी तो इंक्रीज हो रहा है, और वो शील्डिंग इफेक्ट रेडियस वाली बात भी तो है, सिर्फ चार्ज डेंसिटी होगा क्या? देखें, रेडियस वाली बात तो यहाँ पे आ गई ना कि साइज इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली शेल बढ़ रहा है तभी तो साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इससे चार्ज डेंसिटी कैसे इफेक्ट हो रही है? चार्ज डेंसिटी ऐसे इफेक्ट हो रही है, देखें, मैग्नीशियम के केस में 2 पॉजिटिव आयन, जो 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मैग्नीशियम आयन का चार्ज 2 पॉजिटिव है, वो 2 पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इतने एरिया में स्प्रेड है। अब कैल्शियम के केस में वो 2 पॉजिटिव आयन इतने एरिया में स्प्रेड हो गया, तो वो चार्ज दोनों का सेम है, मगर वो चार्ज अब ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, सही है, ओके सर। तो उसकी चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी का हमें ट्रेंड डिक्रीज होता हुआ मिल रहा है। तो इस बेसिस पे अगर आप ये बात सोचें, तो ये बात मुझे ये कौन बता सकता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के ऑक्साइड आयन के बिटवीन अट्रैक्शन ज्यादा होगी या कैल्शियम और ऑक्साइड आयन के बिटवीन अट्रैक्शन ज्यादा होगी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। इवन जब स्ट्रोंशियम और ऑक्साइड आयन अट्रैक्ट होंगे तो ये इनकी अट्रैक्शन और वीकर हो जाएगी, बेरियम और ऑक्साइड आयन की अट्रैक्शन और वीकर हो जाएगी। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्रेंड को स्टेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। तो हमें ट्रेंड क्या नजर आ रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्साइड्स डाउन द ग्रुप 2 is decreasing। ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है। अगर इनके बिटवीन, जैसे कि अभी हमने बात की, जैसे साइज बड़ा होता जा रहा है, अट्रैक्शन वीकर होती जा रही है बिटवीन द आयंस, तो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट यही होगी, इज डिक्रीजिंग एज वीकर अट्रैक्शन between cation and anion, जिसको आप स्पेसिफिकली ग्रुप 2 पॉजिटिव आयन और ऑक्साइड आयन भी कह सकते हैं। इसके बाद हम इसका रीजन देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इट इज बिकॉज the cationic size increases and
charge remains same. आप जो मैंने ये लास्ट बात लिखी है, it is because the cationic size increases और charge remains same, आप ये स्टेटमेंट लिखें, या इस स्टेटमेंट की जगह आप सिंपली ये बात लिख दें और चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस. तो दोनों बातों का एक ही मतलब है. ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर. Yes, sir. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए. सर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज का मतलब बता दें. देखें डेंसिटी क्या होती है, अगर मैं जनरली आपसे पूछूं तो मास ओवर वॉल्यूम. मास ओवर वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा और मास सेम रहेगा तो डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए. मैंने आपको क्या बोला? डिक्रीज हो. डिक्रीज होगी ना. मास इंक्रीज हो रहा है ना सर. वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मास सेम है. अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही. हाँ सही है. तो सेम यही चीज यहाँ पे हो रही है, सबका चार्ज सेम है. जी एसन. जी सर, चार्ज तो सेम. मगर स्पेस ज्यादा हो रहा है. हाँ क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, तो वो ज्यादा स्पेस में अगर वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो उस चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? सही, समझ गए. जी सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके. Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए. ऑक्सीजन रिएक्ट्स रेडिली विद सम मेटल्स, but each group 2 metal require strong heating to start the reaction with oxygen. Suggest why strong heating is required to start these reactions. तो वो कह रहे हैं कि ग्रुप 2 के रिएक्शंस को, जब हमने ग्रुप 2 मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है, तो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए. तो ऐसा क्यों है, मतलब व्हाई? कौन हाई आंसर देगा? एक्टिवेशन एनर्जी. हाई एक्टिवेशन एनर्जी. हाई एक्टिवेशन एनर्जी, वेरी गुड. ठीक है, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रहा और हम हीट करके उस रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका फॉर श्योर मतलब यही है कि वहां पे जो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी वो बहुत ज्यादा हाई है. तो उस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ठीक है. सो high activation energy is the answer. जी ये आंसर क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Next, beryllium oxide reacts with hydrochloric acid to form molecules of BeCl2 beryllium chloride. Deduce the bond angle in beryllium chloride. तो अगर बेरिलियम देखें तो बेरिलियम भी क्या है, ग्रुप 2 का मेटल है. ठीक है. तो अगर ये ग्रुप 2 का मेटल है, तो जब बेरिलियम बॉन्ड बनाएगा तो क्लोरीन से 2 बॉन्ड बनाएगा BeCl2 में. क्लोरीन के पास 180 डिग्री हो जाएगा. 180 वेरी degrees गुड. होगा. 180 डिग्रीज हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम पे जो सेंट्रल एटम है उसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है. तो इट मींस बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्रीज होना चाहिए. तो आपका यहाँ पे आंसर होगा 180 डिग्रीज. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके. Unlike the other oxides of group 2 metals, beryllium oxide is amphoteric. एम्फोटेरिक के लिए रिकॉल करें तो एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिडिक भी हों और बेसिक भी हों, दोनों बिहेवियर शो करते हैं. ठीक है, उनको एम्फोटेरिक कहते हैं. वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म.
फ्रॉम एम्फोटेरिक। तो यही बात आप इधर लिखेंगे, ठीक है। एन ऑक्साइड which behave as acid and as base as well, ठीक है। जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करे और बेसिक बिहेवियर भी शो करे वो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। सर जी इसको उस पे कि आयंस डिसोसिएशन में लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव भी निकालेगा डिसोसिएट होकर और OH नेगेटिव भी। बेटा उसमें के पास तो H पॉजिटिव और OH आयंस है ही नहीं। तो फिर ये बेरिलियम ऑक्साइड ऐड कैसे कर रहा है इस तरह? फिर ये बेरिलियम ऐड कैसे ऑक्साइड कर रहा है एज बोथ एसिड एंड बोथ एस देखें, बोथ एसिड एंड बेस ऐसे रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एसिड से मैं यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ दूं, अगर एसिड से कोई चीज रिएक्ट करके सॉल्ट बना रही है तो वो चीज क्या होगी? मेटल। बेसिक। बेसिक होगी ना, उसकी नेचर क्या होगी? बेसिक। यस यस। और इसी तरह अगर मैं बेस से कोई चीज ऐसी हो जो रिएक्ट करके सॉल्ट बना रही हो तो उसकी नेचर क्या होनी चाहिए? एसिडिक। तो इसको हम इसीलिए ये दोनों चीजें कहते हैं क्योंकि ये एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। ये सेल्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं करता। अच्छा लेकिन दोनों को न्यूट्रलाइज कर लेता है। जी। और अगर आप लोगों को फॉर योर रिफ्रेश करने के लिए, आप लोगों ने ये बात ओ लेवल्स में भी पढ़ी होगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड नॉर्मली लेड ऑक्साइड, ये वो ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स, जिनका बिहेवियर एम्फोटेरिक होता है। ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये वही बात हो गई जो अभी हमने कही है। द बेरिलियम हाइड्रोक्साइड 2 negative anion is a product of the reaction between beryllium oxide and excess concentrated hydroxide. Construct the equation for this reaction. अब देखें ये ऐसी रिएक्शन की इक्वेशन है जो कि आपने पढ़ी भी नहीं है, मगर यहाँ पे उन्होंने आपको हिंट प्रोवाइड कर दी है। जो हिंट आपको ये बता रही है, अगर आप इस स्टेटमेंट को, जिसको मैं ब्रैकेट में इनक्लोज कर रहा हूं, दोबारा पढ़ें तो हमें ये बात पता चल रही है कि ये हमारी क्या है? प्रोडक्ट है और ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस जी। यस ओके। सर। सो BeO प्लस OH नेगेटिव और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? BeOH4 2 नेगेटिव, राइट। अच्छा, अब अगर आप देखें तो हमें इक्वेशन बैलेंस भी करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जाएं तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? 4 4। यहाँ पे कितने हैं? 2 2 तो मैं किस तरह बैलेंस करूंगा? 3OH। 3OH। अच्छा, अब जरा इस बात को सब देखिएगा, आपने 3OH लगा दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4OH होगा, 4OH होगा। 4OH होगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन 5 कितने हो हो गए। गए? सर 5 दोनों हो पे गए। 2 लगाएं। 5 होगा सर। दोनों पे 2 लगाएं, ये लें। तो इसका मतलब है आपको वहां पे भी तो 2 लगाना पड़ जाएगा क्योंकि आपने बी को भी 2 कर दिया। सर 4 दोनों पे लगा दें, BeO और 2OH पे, और फिर वहाँ पे 4 देखें, BeOH। अब एक बात सुन लें सब। आपके पास
यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल नहीं है रिएक्टेंट साइड पे, राइट? शाहान आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर। ओके। और OH साइड पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल हैं, तो यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लगाऊं, 3 लगाऊं, 4 लगाऊं, मेरे पास जो है वो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे वाटर ऐड करना पड़ेगा, और वाटर ऐड करने का एक रीजन भी समझ लें, ठीक है? वो रीजन क्या है कि हम इस बात को, अगर कोई ये क्वेश्चन सोच रहा है कि वाटर क्यों ऐड किया है, तो ये देखें, इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस, ठीक है? विच मीन्स कि हाइड्रो ऑक्साइड आयंस भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। अब अगर आप वाटर के साथ बैलेंस करें तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि मैं सिर्फ यहाँ पे 2 प्लेस कर दूं, तो मेरे पास टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 4। और यहाँ पे भी मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। बेरिलियम यहाँ पे भी 1 है और बेरिलियम यहाँ पे भी 1 है। जी समझ में आ गई बात? प्रोडक्ट में भी वाटर नहीं बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? उन्होंने आपको प्रोडक्ट में, देखें जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट कैसे हो सकता है? सही है जो जी सर ये आपने H2O क्यों क्योंकि इक्वेशन में एक्वस लिखा हुआ है तभी आपने H2O इक्वेशन में ऐड किया है, या बिल्कुल बिल्कुल। देखें दो बातें। एक वजह ये कि क्वेश्चन में एक्वस लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि H2O को यूज किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है? पहली पॉसिबिलिटी, जब मैं H2O ऐड नहीं कर रहा तो आप देखें आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल है ऑलरेडी, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। जी सर। तो मैं चाहे कोई भी कोएफिशिएंट प्लेस करता रहूं, मेरे पास इसके इक्वल यहाँ पे मेरे पास वैल्यू नहीं बन ही नहीं सकती। बात समझ में आ रही है ये सबको? जी सर। तो और प्लस हमें यहाँ पे हिंट दी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे जो है कि एक्वस कंडीशन है, तो एक्वस कंडीशन है तो इट मींस वाटर तो प्रेजेंट है, तो इट मींस कि वाटर यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है, और वाटर ऐड करने के बाद मुझे सिर्फ यहाँ पे 2 प्लेस करना पड़ रहा है, तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। अब आप देख लें, अगर किसी को स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। जी क्लियर है सबको? जी सर। तो सर सिर्फ बेरिलियम ऑक्साइड के साथ ऐसा हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा या बाकियों के साथ भी ऐसा होगा? देखें वो डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट क्या बन रही है, और उसकी बेसिस पे जब आप बैलेंस करने जा रहे होंगे और एक्वस कंडीशंस होंगी, तो उस केस में आप वाटर ऐड कर सकते हैं, अगर वाटर ऐड किए बिना बैलेंसिंग पॉसिबल ना हो तो। ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Magnesium oxide reacts reversibly with chlorine according to the following equation. Under certain conditions, a dynamic equilibrium is established. Okay. State 2 features of the reaction that is in a dynamic equilibrium. जी, कौन रिकॉल करा रहा है 2 फीचर्स? सर क्लोज सिस्टम। Closed system. Good. Pressure Speed of forward and backward reaction should be same. Good.
closed system, speed or rate of forward and backward reactions are same. जी ये क्लियर है सबको? सर जी। क्लोज सिस्टम का क्या मतलब हुआ? क्लोज सिस्टम का ये मतलब हुआ, देखो यहाँ पे गैस फॉर्म हो रही है, ये बात हमने लेक्चर में भी डिस्कस की थी। अगर मैं सिस्टम क्लोज्ड कंटेनर में ये रिएक्शन नहीं करूंगा तो वो गैस तो इस एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाएगी। जब वो गैस कंटिन्यूअसली एस्केप होती रहेगी तो इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होगा? सही। ठीक है, तो इसीलिए हम्म। क्लोज सिस्टम होना चाहिए इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए। सही। The equilibrium constant Kp is given by the following expression। ठीक है, ये हमें इन्होंने उसकी एक्सप्रेशन बता दी, ये देख लें। अब इस केस में अगर आप एक्सप्रेशन देखें, ये बात मैंने लेक्चर्स में भी डिस्कस की थी, दीज आर सॉलिड्स, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। केपी की बात हो रही है, तो केपी तो स्पेसिफिकली गैसेस के लिए होता है। तो अगर कोई भी ऐसी केमिकल इक्वेशन है जिसमें गैसेस के अलावा दूसरे रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, तो हम उसे केपी एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते। तो केपी एक्सप्रेशन में सिर्फ क्या इंक्लूड होगा? ऑक्सीजन गैस और क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस की 2 मोल्स हैं, तो इसीलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन रेज टू द पावर 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 1 ही मोल है तो इसकी पावर बन रही है। ये बात क्लियर है सबको? जी जी सर। ओके। At 1 exponent 5 pascals and 500 Kelvin, 70% of the initial amount of chlorine has reacted. Calculate Kp। अच्छा, अब अगर आप देखें, इन्होंने आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी सिवाय इसके कि जितना भी क्लोरीन था उसका कितना परसेंट रिएक्ट कर गया इक्विलिब्रियम तक, 70% जो है कंज्यूम हो गया, राइट? तो हम एक काम करते हैं, हम पहले इक्वेशन में सिर्फ उन्हीं दोनों चीजों को लेते हैं जो गैसेस हैं। हमने एक बात की थी कि अगर हमें इक्विलिब्रियम पे किसी एक भी सब्सटेंस की अमाउंट नहीं पता तो हम उसके लिए क्या करेंगे? जी, अगर हमें इक्विलिब्रियम पे किसी भी एक सब्सटेंस की अमाउंट नहीं पता तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जी गुड अजफ, हम आइस टेबल ड्रॉ करेंगे। ओके इनिशियल चेंज एंड इक्विलिब्रियम। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है इनिशियल अमाउंट क्या है क्लोरीन की? इनिशियल अमाउंट 100% नहीं है सर। 100% है, मगर मुझे एक्चुअल अमाउंट पता है? नहीं सर। सर नहीं पता। अननोन है। जी बिल्कुल अननोन है, तो फिर क्या करेंगे? एक्स, वेरी गुड। तो इनिशियल अमाउंट क्या है? एक्स है, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारा प्रोडक्ट है, तो इनिशियली उसकी अमाउंट क्या होगी? 0। कितने परसेंट कंज्यूम हो रहा है? जी 70%। 70%। तो x is 100%। if x is 100%, तो आपका 70% क्या होना चाहिए?
पॉइंट्स जी सही कह रहे हैं आप, इंटू एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा 0.7x। ठीक है, तो इट मींस चेंज कितना आ रहा है, 0.7x का चेंज आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम पे कितना क्लोरीन प्रेजेंट होना चाहिए? 0.3x 0.3x। ये बात सबको समझ में आ गई है? अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। वो समझा दो। ओके, इनिशियल क्लोरीन x होगा, ये बात क्लियर है? जी सर। उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि 70% ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ क्लोरीन हैज रिएक्टेड, यानी कि 70% कंज्यूम हो गया। जी सर। तो अगर इनिशियल अमाउंट x है तो x का 70% क्या होगा? 0.7 हो जाएगा। जी 0.7 हो जाएगा। 0.7x हो जाएगा। तो मैं उसको माइनस कर दूंगा तो मुझे इक्विलिब्रियम पे कितना क्लोरीन बचा वो पता चल गया। जी सर। जी, बाकी सबको भी ये बात क्लियर है? अगर किसी को Yes, कोई sir. डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अच्छा, अगर ये 0.7x कंज्यूम हो रहा है तो ये कितना फॉर्म होना चाहिए? जी प्लस 3.5x 0.35। 3.5x, क्योंकि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि 2 मोल्स क्लोरीन अगर रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन का फॉर्म होगा, विच मींस जितना क्लोरीन कंज्यूम होगा उसका हाफ ऑक्सीजन फॉर्म होगा, राइट? Yes, sir. तो अगर ये 0.7x कंज्यूम हो रहा है तो फॉर्मेशन की ऑक्सीजन की कितनी होनी चाहिए? पॉजिटिव 0.35x। तो 0 प्लस 0.35 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0.35x मिल जाएगा। ये बात क्लियर है? जी, तो मुझे सबके इक्विलिब्रियम पे मोल्स मिल गए। अब अगर मैं टोटल मोल्स निकालूं तो मुझे टोटल मोल्स क्या मिलेंगे? 0.3x प्लस 0.35x। अगर आप रिकॉल करें, यहाँ पे मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन लिखना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर रेज टू द पावर 2। और मोल फ्रैक्शन हमेशा कैसे निकलते थे? मोल्स ऑफ डेड गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो अगर मैं पहले क्लोरीन के निकाल लेते हैं, अगर मैं क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन फाइंड करूं तो क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 0.3x। अच्छा, ये यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल गई? 0.65x ओवर 0.65x। तो x से तो x कैंसिल होगा, इन दोनों को की वैल्यू मुझे कोई बता दे। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 0.35x ओवर 0.65x। ये भी x से x कैंसिल हो जाएगा। जी जरा मुझे वैल्यू कोई बताएगा कि क्या आ रही है? 0.46 बनेगा। 0.46 और दूसरे केस में 0.54 0.54। जी, ये स्टेज यहां तक सबको क्लियर है? जी, अब अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने जाऊं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 0.46 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर ये आपको दिया हुआ है 1.00 एक्सपोनेंट 5। और पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन अगर मैं फाइंड करूं
तो 0.54 टाइम्स टोटल प्रेशर डेट इज 1.00 एक्सपोनेंट 5। समझ में आ रहा है सबको? अगर किसी को बेटा कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। और वैल्यूज मुझे कंफर्म कर दें। फिर क्लोरीन को होल स्क्वायर नहीं करेंगे? बेटा अभी तो मैंने पार्शियल प्रेशर निकाला है, जब मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तब मैं होल स्क्वायर करूंगा। ठीक है, ठीक। जी वैल्यूज बताइए। $46,000 है सर पहले। पहले का क्या आ रहा है? 46,000। जी सर। अगले का 54,000। दूसरे का 54। दूसरे का 54,000। मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया शायद। ओके तो अब आ जाइए केपी एक्सप्रेशन पे। मुझे वैल्यूज मिल गई हैं। ऊपर मेरे पास आएगा 46,000 और नीचे आएगा 54,000 होल स्क्वायर। आंसर बताइए क्या आएगा? 1.58 into 10 exponent minus 5। 1.58 सर आप वैल्यू ऊपर नीचे कर दिए हैं 46,000 मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि वो सॉरी क्लोरीन 46,000 क्लोरीन का है ना। हाँ 46,000। 54 अच्छा हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे सिंबल गलत लिखा दिया, उसकी वजह से वैल्यूज भी। एक मिनट रुक जाए। 0.46 क्लोरीन का था, तो ये क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर आया और ये ऑक्सीजन का। ठीक है तो 54,000 ओवर 46,000 होल स्क्वायर। जी 2.5 into 10 exponent minus 5। 2 पॉइंट 5 into 10 exponent minus 5। बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर वैल्यू है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम 2.50 50 2.55 हो जाएगा। 2.55 हो जाएगा। एक्सपोनेंट -5। -5, तो ये मुझे वैल्यू मिल गई। अब दूसरा उन्होंने यूनिट पूछा है, तो ये देखें यूनिट मुझे प्रेशर का किसमें दिया हुआ है? पास्कल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पास्कल, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन स्क्वायर पास्कल स्क्वायर। तो पास्कल से स्क्वायर कट जाएगा, यू आर लेफ्ट विद 1 ओवर पास्कल, और 1 ओवर पास्कल क्या हो जाता है? पास्कल इनवर्स हो जाता है। ये क्लियर है सबको? अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। ओके मैग्नीशियम peroxide MgO2 is made in the following reaction। रिएक्शन भी आपको दे दिया और इंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी दे दी। नेगेटिव साइन मुझे क्या बता रहा है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ओवरऑल। देन आपको टेबल में सबकी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज गिवन है। वो क्या कह रहे हैं? द peroxide ion is O2 with a 2- charge। Deduce the average oxidation number of oxygen in the peroxide ion। जी तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जी -2।
क्यों -2? बल्कि -1 पर -1 -1, यस गुड, बिकॉज 2 नेट चार्ज है और 2 ऑक्सीजन है, तो इट मींस कि एक ऑक्सीजन का चार्ज क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, -1. सो हियर वी पुट -1. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव डिफाइन द टर्म एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. होप आप सबने डेफिनेशंस तो अब तक याद कर ली होंगी या नहीं की. एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन जी कोई रिकॉल करा रहा है? Yes. Which enthalpy change is considered as enthalpy change of formation? When 1 mole of a compound is formed from its element under standard condition. Under standard conditions. When 1 mole of a compound is formed from its elements in their standard states, जो अपनी standard states में होते हैं. अगर सॉलिड है तो वो सॉलिड में ही होना चाहिए, अगर वो गैस है तो वो गैस में ही होना चाहिए. यहां तक क्लियर है सबको? Okay. Use the data given to calculate the enthalpy change of formation of MgO2. Okay. इस क्वेश्चन से हम कल कंटिन्यू करेंगे. मैं आप लोगों को टाइम बता दूंगा, प्रोबेबली 10:30 होगा या 11 होगा. ठीक है. आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं. ठीक है. कल की क्लास यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें इसी पेपर को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. ओके, अल्लाह हाफिज़ सर. ओके, टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर. Love. अल्लाह हाफिज़.